हेलो ऑल, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 लेक्चर 2 है। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है वो, और फिर उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर शुरू करें। ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर टू द पॉइंट, crisp, so that you guys can revise properly. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैंने आपको रिवीजन का तरीका दिखाया था कि कैसे आप कीवर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हो और वो कीवर्ड्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो। जब आप कीवर्ड्स रिवाइज करोगे बार बार तो आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करें। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो हिस्टोरियोग्राफी ही देखा था, बट वो हमने वेस्ट का देखा था। ठीक है, अब हम रहे इंडियंस, तो इंडिया की ट्रेडिशन भी तो पढ़नी ज़रूरी है और मेन फोकस तो हमारा वही है। तो हम आज पढ़ेंगे इंडियन ट्रेडिशन के बारे में कि हमारा जो पूरा हिस्टोरियोग्राफी है वो कैसे फेमस हुआ, कैसे डेवलप हुआ और हमने उसको कैसे परसीव किया। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कौन से वेरियस स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू ऑल टू मार्क योर प्रेजेंटी। आपकी अटेंडेंस मार्क करो एंड आई विल कीप लुकिंग कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रीक फॉलो करता है और कौन सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो लेक्चर्स देखता है। तो ये एक फन तरीका हो गया एंगेज करने का। सिंस आई कांट सी यू ऑल, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि मुझे आपका नाम और आपका प्लेस कहाँ से हो आप वहाँ पे वो दिखा सकते हो, और अगर प्रीवियस लेक्चर्स की कोई डाउट है तो उसको लिस्ट कर देना। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पहला ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड दूसरा इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर अड्यू। ठीक है, तो अब ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी शुरू करें। वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। इन दिस लेसन वी ऑल विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इज in the ancient period. In the ancient period in India, memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. तो ancient चीजें हम कैसे स्टोर करते थे? रिसाइटल्स के फॉर्म में। कैसे? ओरल, बोली हुई चीजें। हम गाने बनाते थे, हम बहुत कुछ ऐसे काम करते थे जिसे हम याद कर सके। फिर क्या है? दी इंस्क्रिप्शंस ऑन हरप्पन, the inscriptions on Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BCE. अगर आपको कुछ याद होगा हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको याद होगा कि उनके बहुत सारे ना ऐसे लेटर्स थे जो हमें पता नहीं है उसका मतलब क्या है। ऐसी ऐसी बहुत सारी एक ऐसे फिश टाइप दिखने वाली सील भी थी, तो हमें नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। अभी बहुत ही रिसेंटली हमने पता किया है कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, अभी भी हम श्योर नहीं है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलके, कुछ हिस्टोरियंस जिनकी लैंग्वेज डिसाइफर करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने उनमें एक्सपर्टीज कर रखी है, अभी रिसेंटली उन्होंने हरप्पन जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट किया हुआ है हमारे लैंग्वेज में। Or perhaps before that. However, Harappan script is not yet successfully deciphered. Now, since this textbook is old, तो of course ये इसमें ऐड नहीं होगा, बट अभी हमने डिसिफर कर लिया है वेरी रिसेंटली, ये मंथ में ही हमने किया था। ठीक है, The earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. Inscription मतलब दीवार पे कुछ बनाना, खोदना या उसको स्क्राइब करना is called as inscription. They are dated to 3rd century BC. That is Emperor Ashok Maurya's time. मैंने आपको बताया था लास्ट में कि अशोका ने क्या किया था ना, बहुत सारे जगह पे inscriptions, पिलर बनाए थे, अशोकन पिलर अगर आपको पता है, और उसके नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा था अशोक, टाइम कौन सा टाइम है वो लिखा था, और फिर इसमें उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करी हुई थी।
His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. From 1st century CE, inscriptions began to occur on coins, metal images, and sculptures, also on copper plates. They provide important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies. Genealogy का मतलब क्या है कि हमारे वंशज क्या है, कौन किसके वंशज थे, and all. Territorial extent, administration of various empires, kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective time. उनका बोलने का मतलब ये है कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलने लगी और किस किस बारे में मिलने लगी, तो सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिलने लगी, जो इंस्क्रिप्शन थे ना वेरियस स्टोन और कॉपर प्लेट पे, उससे हमें मिलने लग गई। ठीक है, द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रैवल व्लॉग्स बाय वेरियस फॉरेन ट्रैवलर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. Writing biographies of king and dynastic histories mark an important in Indian historiography. Harsha Charitra, written in 7th century CE by Barnabhat in King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of social, economic, political, religious and cultural life during the king. मतलब आपको क्या याद रखना है, हर्ष चरित्र किसने लिखी, बाणभट्ट ने. क्या उसमें क्या होगा बायोग्राफी में कि उनकी लाइफ कैसी थी, उनके जो जगह पे वो रूल करते थे वो रूल कैसा था. ठीक है, सारे पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था. अब हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड, ये हम किसके बात कर रहे हैं, ये हमने बात करी एंशिएंट पीरियड की. अब हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में हमारा हिस्टोरियोग्राफी कैसा था. द स्टाइल ऑफ राइटिंग Rajtarangini, the history of Kashmir by Kalhana in 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography. Kalhana himself, अब पहले तो हमने क्या देखा, अगर आप एंशिएंट देखोगे, वेट, अगर आप एंशिएंट देखोगे, ये जो इन्फो है ये किसका है, एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, ये एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी है. अब हमने क्या देखा, मेडिवल में किसका नाम आया, देखो कश्मीर का कुछ तो था, राजतरंगिनी. बाय हु, बाय कल्हान. किससे रिलेटेड था, कौन सी जगह से रिलेटेड था, कश्मीर. इतना तो याद रख सकते हो, यही आपका कीवर्ड है, यही आपका फ्लो चार्ट. नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग. अगर ये यहाँ पे जो साइड में छोटी छोटी जगह है ना, इसमें ही आप फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दो, देखो तुम्हारा रिविजन कितना अच्छा होने लगेगा. या फिर वो जगह है जहाँ पे आपने आपके रिवीजन नोट्स बनाए हैं, बिकॉज हर एक टॉपर की एक आदत होती है, वो शॉर्ट नोट्स बनाता है. शॉर्ट नोट्स उन चीजों के बनाता है जो चीज वो भूल जाते हैं बार बार. एंड दैट इज द डिफरेंस क्रिएटेड बाय देम इन ऑर्डर टू सिक्योर एवरी वन मार्क दैट दे कैन, कि उनसे वो छूट सकता है, उनसे वो गलती हो सकती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये गलती उनसे ना हो, इसीलिए दे मेक these type of notes. Okay, says that he wrote his text critically examining the various sources like inscription, coins, remains, ancient monuments, records, and the local traditions. In medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. हमें पता है कि जो medieval period था वो किससे influence था, वो इस्लाम से influence था, because हमारे जो उस टाइम पे रूलर्स थे वो कौन थे, वहीं से आए हुए थे. या अरेबिक या फारसी जो थी वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रही थी इंडिया की सारी चीज़ों को. तो आप देखोगे कि हमारे जो मिडिवल टाइम के मोन्यूमेंट्स भी है, फॉर एग्जांपल इमाम बाड़ा, फिर उसके बाद ताजमहल, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद जो अभी क्या हो गया है, संभाजी नगर. तो हम बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे इन लोगों से. ठीक है, among the Ziauddin Barani holds an important place in Tariq-e-Firoz Shahi. A book written by him has stated the purpose of historiography.
According to him, the historian's duty is not limited only to recording of the ruler's valor. Valor का मतलब है उनकी साहस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स और उनके पॉलिसीज। वो ये कहना चाह रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है, जियाउद्दीन बरूनी बोल रहा है कि हिस्ट्री जो है वो किंग तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वो यहाँ तक सीमित नहीं है कि उन्होंने कितनी बहादुरी वाला काम किया, कितने वैलर वाला काम किया, ना ही उससे कि उसने कौन सी पॉलिसीज बनाई, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। इस पे डिपेंडेंट है बट इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। इनफैक्ट वो और किस चीज पे डिपेंड करता है, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग्स एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज। मतलब आप जो हिस्ट्री लिख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इनकी प्रेज में हो, ऐसा नहीं है कि आप बस उनके गुणगान करते जाए और अच्छी अच्छी बातें करते जाए सो दैट आप किंग के बहुत ही चहीते बन जाओ। नहीं, एक सच्चे हिस्टोरियन का ये काम है कि आप ये भी बताएं कि कहाँ कहाँ किंग फेल हुए, कैसे फेल हुए और उनकी पॉलिसीज जो है वो भी कैसे फेल हुई। ये होता है अनबायस्ड हिस्ट्री, ठीक है। Barani further says that the historians should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned and the saints on the cultural life of the people। कि सिर्फ किंग से हमारी सिटी है, ये कंप्लीटली फॉल्स है, क्योंकि सिटी में सिर्फ किंग नहीं होता है, जन भी होते हैं। जन का मतलब होता है वहाँ के लोग, पीपल, और पीपल को इन्फ्लुएंस सिर्फ किंग नहीं करता, पीपल को इन्फ्लुएंस करने वाली और भी बहुत चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्स, मतलब पंडित हो गए, किसी के गुरु हो गए, किसी के फादरी हो गए, कोई भी हो गए, हमें नहीं पता। सेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल और कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, राइट। फिर उसके बाद और कौन हो सकता है, कोई वाइज इंसान। वाइज इंसान मतलब हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं, उस टाइम पे कोई और हो सकता है, राइट। तो सिर्फ किंग से नहीं बनती हिस्ट्री, हिस्ट्री सबको एक साथ आप जब देखोगे, एनालाइज करोगे, सबकी बातों को आप एक एक पहले इसमें रखोगे, एक इक्वल फुटिंग पे रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम की हिस्ट्री कैसी थी। You just cannot consider king as the sole, flag bearer of the history. Okay, I hope I am clear। तो ये किसने कहा था, ये सब बरानी ने कहा था, ठीक है। फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि चलो समझो कि अभी मोदी, एक एग्जांपल देती हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि अभी मोदी इज इन पावर, और मोदी इज इन पावर मीनिंग बीजेपी हम पे रूल कर रहे, रूल तो नहीं कह सकते, हमारे लिए काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी ने मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म करी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई हिस्टोरियन हूँ और मैं अभी के कंटेम्प्रेरी चीजों पे लिख रही हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूँगी, मैं यही कोशिश करूंगी ना कि मैं इनके बारे में अच्छी बातें लिखूं, मैं इनके बारे में अच्छी बातें लिखूं, और जो ओपोजिशन में है उनके बारे में मैं अच्छी बातें ना लिखूं। क्यों? क्योंकि मुझे इनके गुड लुक्स में आना है। मैं इनके गुड बुक्स में आऊंगी तो ये मेरे को ज्यादा सराहना करेंगे, मुझे ज्यादा प्रेज करेंगे, क्या पता मुझे आगे जाके ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। तो अब क्या होता था ना कि मुगलों के टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि तब के जो कोर्ट में रहते थे हिस्टोरियन और सब लिखने वाले, वो लोग क्या करते थे, इनकी बहुत ही ना पावर की तारीफ करते थे, उनके लॉयल्टी दिखाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे उनके ऊपर, पोएटिक ऐसे स्टोरीज बनाते थे उनके ऊपर, सॉन्ग्स लिखते थे बहुत अच्छे अच्छे। तो आगे देखते क्या हुआ। ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, रोट ऑटोबायोग्राफी, मतलब उसने खुद ने ही अपने बारे में लिखा, तुजुक ए बाबरी, इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम। मतलब मैं ही अपने, मतलब होता है ना, अपनी तारीफ खुद करो अपने मुंह से, ये किया था किन्होंने, बाबर ने, कि उन्होंने जितने भी फाइट्स लड़ी थी उन्होंने खुद ने ही उनकी एक एक मिनट ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिख दिया। ऑफकोर्स अपने बारे में अच्छा ही लिखेगा, ठीक है। वेरियस रीजन एंड सिटी ट्रैवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम्स एंड फ्लोरा। अबू फजल अकबरनामा, ठीक है, अबू फजल अकबरनामा, मैं जो सर्कल करते जा रही हूँ वो नोट करते जाओ। अकबरनामा किसने लिखी, अबू फजल ने लिखी, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अगेन लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी क्या है। आपको जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो भाई, कि ये जो है वो सही है, गलत है, न्यूट्रल है,
ये मेरे सोर्स काम की है नहीं है, इंडिया पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ सकता है, आपको सब देखना है एज ए हिस्टोरियन। अब आगे जाके हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट होगा, क्या पता आप भी जाके बहुत बड़े हिस्टोरियन बन जाए, हु नोज। सो यू हैव टू फॉलो द क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक। देखो सब एक ही बात कर रहे हैं कि आपका जो भी सोर्स है वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे कि आप जो हिस्ट्री दे रहे हो वो सही हिस्ट्री है। लिखने को तो मैं भी लिख सकती हूँ कि हम पे कोई मुगलों का राज नहीं हुआ, हम पे कोई ब्रिटिशर्स ने कोई राज नहीं करा। इज दैट ट्रू? नो, बिकॉज वी हैव सो मेनी एविडेंसेस ऑफ देम रूलिंग ओवर अस। So when I write history, I have to be very sure of my source of evidences that I am using, because they have to have the authenticity required, right? Historical documents and their security is looked upon as devoid of bias. Bias का मतलब क्या है? पक्षपात। पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। पक्षपात मतलब कि जो हमें सूट करेगा हम वो यूज करेंगे, राइट? फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? बाखर is an important type of historical documents of medieval times, contains eulogies। eulogies का मतलब होता है अगेन प्रेस करना। जो भी उनके किंग है, क्वीन है, रूलर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी बनाना, स्टोरीज बनाना, अच्छी बातें फैलाना, उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पोयम लिखना कि वाह आपका तो कोई जवाब ही नहीं, इसे कहते हैं यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड द स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट बैटल ऑफ ग्रेट लाइव्स ऑफ अ ग्रेट मैन। ठीक है। मराठी बाकर्स, क्या हो रहा है? मराठी बाकर्स ऑफ Marathi bhakars are of various types. Sansad bhakar, Shabshad, sorry for my Marathi, was written by कृष्णाजी अनंत। देखो अब इनके नाम पे ही ये पड़ा हुआ है, तो क्या है? पहले लिखो मराठी के बारे में। मराठी, ठीक है। पहला क्या है? सप्शद भाकर किसने शुरू करा? तो कौन थे हमारे? कृष्णा जी। राइट। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। अब उन्होंने, अब समझ जाओ, अगर ये छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे लिखा, CRM के टाइम पे लिखा हुआ है, अब कैसे याद रखोगे? CRM, शब्द भाकर कृष्णाजी शब्द CRM मतलब छत्रपति राम राजाराम महाराज, इनके टाइम पे लिखा हुआ था। क्यों लिखा होगा? ऑफकोर्स प्रेस करने के लिए, और क्यों लिखेंगे? ठीक है। फिर कौन है? गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी। इससे हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का रूल कैसा था। फिर भाऊ साहेबाची भाकर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, अनदर भाकर एंटाइटल पानीपतची भाकर। मतलब पानीपतची भाकर, भाऊ साहेबाची भाकर, ये सब किसके रिलेटेड है? पानीपत का जो बैटल हुआ था उसके ऊपर। इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। होलकराची कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मराठा रूल्स। ठीक है। फिर उसके बाद भाकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, be divided into various types: biographies of king, dynasty history, descriptions of event, history of sect, autobiographies regarding the grievance based on mythologies and state administration by king। मतलब ये बाकर का भी क्या काम था? वही काम था कि हमको उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज के टाइम पे अगर कोई भाकर लिख रहा है तो वो क्यों होगा? हमें जानना है कि शिवाजी महाराज रूल कैसे करते थे, शिवाजी महाराज की पॉलिसीज क्या क्या थी, भाई शिवाजी महाराज की क्या साहस थी, क्या क्या वैलर था। फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि उनके फैमिली में क्या था। अगर उनका किसी के साथ अगर फाइट भी हो रही है तो वो क्या नीति अपनाते थे, वो क्या खाना खाते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनका डेली शेड्यूल क्या था। हमें यही सब पता चलेगा भाकर से, और क्या ही पता चलेगा हमें, राइट? अब ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया, ये पूरा हमारा मिडिवल हिस्ट्री हमारा हो गया। अब हम आए मॉडर्न हिस्ट्री। देखते हैं हमारा बचा कितना। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, और फिर ये हमारे हिस्टोरियोग्राफी कितने कितने टाइप के हैं वो है, और ये हमारे फेमस हिस्टोरियंस हैं।
ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा मुझे लग रहा है क्योंकि ये ना इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा दी हुई है और आई एम ट्राइंग टू सप्रेस द कंटेंट एज मच एज आई कैन कि मैं आपको छोटे और क्रिस्प तरीके में ये पूरी चैप्टर समझाऊं। ठीक है, मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा ना मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मॉडर्न लिखना भी है ना। चलो, हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, थोड़ा अलग पेन से लिखेंगे। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड इन 20th century the Indian archaeological exploration and research started under British rule. A number of ancient sites were excavated का मतलब होता है कि जैसे हमें पता है, थोड़ा सा आइडिया है कि गुजरात में बहुत सारी हड़प्पन साइट्स है, तो आप क्या करोगे, उसकी छानबीन करने की कोशिश करोगे, उसको एस्कावेट करने की कोशिश करोगे और पता करने की कोशिश करोगे कि वहां से मुझे क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये जो एस्कावेशन का काम था वो किसके सुपरविजन में हो रहा था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी भी देखना, ठीक है, जो बाबरी मस्जिद वर्सेस अपना जो कृष्ण राम जन्मभूमि वाला जो केस था, वो भी किसके अंडर, उन्होंने सर्वे किसने किया था? इन्होंने ही किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अभी भी जो हो रहा है हमारा मथुरा में, शायद मथुरा में, काशी में भी जो चल रहा है, उसकी छानबीन कौन कर रहा है कि यहाँ पे पहले मस्जिद था या मंदिर था? ये कौन पता कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनका काम ही वही है कि हिस्ट्री में जाकर देखना और एविडेंसेस पता करना कि भाई हम जो बोल रहे हैं, हम जो क्लेम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में है कि नहीं है। ठीक है, he chose mainly the sites mentioned in Buddhist texts for this purpose. Harappan civilization was discovered during Sir John Marshall. Because of the discovery of the antiquity of Indian history could be traced 3rd millennium BCE or even earlier. ठीक है, अब कौन है? ये रहा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम और ये हमारे सर जॉन मार्शल। ये दोनों किससे रिलेटेड थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स wrote about Indian history. Their writings display strong influence of colonial policies of India. इनका मतलब ये है कि जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हिस्ट्री लिखनी शुरू करी, तो हिस्ट्री लिखने के वक्त में आपको बहुत ही कॉलोनियल एटीट्यूड दिखेगा उसमें कि तुम साले इंडियंस, उनकी उनकी ये मेंटालिटी थी कि हम जो है वो सुपीरियर है और जो इंडियंस है वो इंफीरियर है। तो आप उनकी बुक्स भी पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि उनकी जो टोन है लिखने की वो भी वैसी ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 3 volumes of the history of British India written by James Mill, published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. So now do you understand that why this thing is very important? तो जो फर्स्ट ब्रिटिशर थे हिस्टोरियन, जिन्होंने सबसे पहली बार इंडिया की हिस्ट्री पे बुक लिखा था, वो कौन थे? हमारे जेम्स मिल। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, governor of Bombay, was published in 1841. The period of Maratha Empire is very important to Indian history. Grand Duff's name stands out among the British officers who wrote book about Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. Book is published in 3 volumes. Grand Duff's writing also shows British inclination of condemning Indian culture. देखो देखो उसमें क्या लिखा है, उसके ग्रैंड डफ जो थे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ या फिर
को निकाल देती हूँ क्योंकि आई होप तुम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ग्रैंड डफ थे ना, ग्रैंड डफ तो जो थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा और उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो हिस्टोरियन थे ये इंडियन कल्चर को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जरा भी उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा हुआ है। उसने बहुत ही भला बुरा कहा है इंडियन कल्चर को एंड इंडिया की हिस्ट्री को। सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस्ड इन colonial thoughts writing about Rajasthan's history. Two volumes written by William Vincent Hunter on Indian history show somewhat impartial treatment of the subject. तो ये सब देख के हमें क्या पता चलता है कि अब ये सब जब हो रहा था ना, आपने जैसे हिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, राइट, आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आएगा कि जब ये सब हो रहा था, बहुत सारे फिर इंडियन हिस्टोरियंस को रियलाइज हुआ कि अपनी हिस्ट्री जो है वो हम इनसे तो लिखवा के नहीं लेने वाले। क्लियर है, साफ सीधी बात है यार। तो इंडिया की हिस्ट्री फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू करा। अब उस हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, ये आगे हम देखेंगे कि वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स का मतलब ये लोग क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। अब ये नया टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब ये पहला हो गया। पहला क्या है? पहला कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब अगर इसमें कॉलोनियल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिख रहा है, ठीक है, वो कौन होगा? ब्रिटिशर होगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है। तो एक ब्रिटिशर ने ही लिखी होगी इंडिया की हिस्ट्री। तो वो माइंडसेट से जो हिस्ट्री लिखते थे ना, वो आइडियोलॉजी को हम कहते थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। फिर से सुनो, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ। नाम में क्या है? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। मतलब जो कॉलोनीज बनाते थे, कॉलोनीज कौन बनाते थे? यूरोपियन, ब्रिटिशर्स इन इंडिया केस। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी वाली आइडियोलॉजी भी किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की होगी। तो जो उस टाइप की हिस्ट्री लिखते थे, जो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिखते थे, वो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी लिखते थे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। The scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज। इनका काम क्या था? बहुत लोगों को क्रिश्चियन के बारे में बातें फैलाओ, उनको कन्वर्ट करो। ये क्रिश्चियन मिशनरीज का काम था। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India published during this time are distinct examples of colonial historiography. अब देखते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट। अब ये थोड़े से ना अच्छे थे। आप जब ओरिएंटलिस्ट के बारे में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़े अच्छे लोग थे, बिकॉज दे वर एक्चुअली वेरी कीन एंड क्यूरियस अबाउट इंडियन हिस्ट्री and its civilization. Do you understand or not? So the Orientalist जो आइडियोलॉजी रखते थे वो थोड़े अच्छे थे, बिकॉज दे वर रियली ट्राइंग टू फाइंड आउट द perspective that was different from colonial historiography. ठीक है, some of the scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European language. सोचो, जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो तो बेचारे संस्कृत और इंडिया के हिस्ट्री के, यूरोपियन हिस्ट्री के बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों में कॉमन क्या है। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लैंग्वेज. Their studies resulted into formulating the notion of ancient language that could be mother of all Indo-European languages. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic. देखो ये important है, ठीक है? So you should remember this name because he is quite important when it comes to Orientalist historiography. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 84 की बात कर रहे हैं। कब? 1784 में there was this guy named Sir William जोन्स. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फाउंड करी थी, विच इज एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म करी थी. एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म करी थी, कहाँ फॉर्म करी थी? तो आपको ये पता होना चाहिए,
कोलकाता में फॉर्म करी थी। कोलकाता में फॉर्म करने के बाद क्या हुआ था, आगे देखते। ए वेयर येलो कलर मैन, आई कांट सी येलो। ओके ओके ठीक है ओके, आई कांट सी। ओ माय गॉड नो, दिस इज वेरी लाइट। यही ठीक है, ठीक है। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. In this opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit into Hitopdesh. Hitopdesh ये याद रखना है किसने, विलियम जोन्स, सॉरी फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने उसको कन्वर्ट किया था. He was the editor of 50 volumes of the Sacred Books of East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. He translated Rig Veda in German. Lately, Edward Said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings, has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholar. अब ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार डाल देना, बिकॉज ये हम बात कर रहे हैं नेशनलिस्टिक हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चलेगा। अभी चलो, अब हमने देखा कॉलोनियल वाला, फिर हमने देखा ओरिएंटलिस्ट, अब हम देखेंगे, अब नेशनलिस्ट नाम भी नेशनलिस्ट है, वो कॉलोनियल का ऑपोजिट है। नेशनलिस्ट कौन हुए, हम लोग जो उस टाइम पे, आई मीन ब्रिटिशर्स जब हम पे राज कर रहे थे, तब जो इंडियंस थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, नेशनलिस्ट बोलते थे। तो ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी उसको हम बोलेंगे नेशनल, ठीक है। राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड in British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory, esteem Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. इसको याद रखना है। Nationalistic में सबसे पहले कौन आता है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. The nationalistic historians tried to seek golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring critical analysis. अब देखो ये हम कब की बात है, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री जो है ये चल रहा है जब इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अब अगर ये आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो ऑफकोर्स ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर पाएंगे, ये कैसे कमियां ढूंढ पाएंगे इंडियन हिस्ट्री की, नहीं ढूंढ पाएंगे। और क्यों ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री लिखने वाले जो थे ना, इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया हिस्ट्री का, तो उनका ये एक क्रिटिसिज्म था बहुत बड़ा। हिस्टोरिकल ट्रूथ, महादेव गोविंद रनाडे मतलब एम.जी. रनाडे, रामकृष्ण गोपाल, आर.जी. भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये तो वीर सावरकर के बारे में तो आपने बहुत सुना हुआ, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, आर.सी. मुजुमदार, इन्होंने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखी है जो ऑफकोर्स फेमस नहीं हुई बिकॉज इन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखी थी। के.पी. जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंग्रजी, वासुदेव विष्णु महर्षि, अनंत सदाशिव अटलकर are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. ठीक है। Rajwade is a well known for his writings in Marathi on various subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was one of the firm opinion that we should write our own history. मतलब ये इन्होंने देखो कितनी सही बात करी कि हमारी हिस्ट्री भले कितनी भी फ्लॉड क्यों ना हो, हमारी हिस्ट्री हम खुद लिखेंगे, कोई बाहर वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि हम हमारी हिस्ट्री लिखेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और हमको बाहर वाली दुनिया को क्या पोर्ट्रे करना है। पर बाहर के लोग क्या करेंगे, इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, अपने जो फैक्ट्स है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो वीके रजवाड़े उस टाइम की बात है, अभी की बात नहीं है, उस टाइम की बात है। वो ये कह रहे थे वीके रजवाड़े की अपनी हिस्ट्री खुद लिखो। तो उन्होंने क्या किया, कंपाइल और एडिट किया 22 वॉल्यूम, समझ रहे हो, ऑफ महाराष्ट्राची इतिहासाची साधने। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वी के
रजवाड़े लिखो अपने बुक में या मार्क करो या हाईलाइट करो अपने टेक्स्ट बुक में। इन्होंने क्या किया, 22 वॉल्यूम किसके, महाराष्ट्राचे इतिहासाची साधनी, MIS। विकर रजवाड़े ने क्या किया, 22 वॉल्यूम लिखे किसके, MIS क्या है, महाराष्ट्राच्या इतिहासाची साधनी। He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He stated history is all inclusive image of past societies. It does not include only stories of political images, conspiracies and wars of seizing power. He insisted that the history should be written only using authentic documentary source. The nationalistic historiography helped in triggering of the independence movement of Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 की इन्होंने लिखा, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वीर सावरकर जी ने लिखी हुई है ये बुक, ठीक है। फिर उसके बाद विनायक Damodar Savarkar is of great importance. The nationalistic historiography provided a momentum of writing regional histories too. As a result, attention of historians was drawn to geographic conditions of history of South Indian region. ठीक है, तो अब ये हो गया। देखो मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 तो करना नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यहीं पे कट करती हूँ और एक छोटा सा 10 मिनट का अलग से आपके लिए ये इतना हिस्टोरिकल और एल्स 36 मिनट्स हुए। लेट अस डू वन थिंग, इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, हमने क्या देख लिया, एंशिएंट देख लिया, मिडिवल देख लिया, मॉडर्न देख लिया, अब इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो इसमें भी हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी वो देखते हैं। Now, along with writing the dynamic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by 3 ideologicals. अब देखो इसमें कैसे फ्लो चार्ट बनता है। ठीक है, 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स कौन से हैं। पहला है हमारा, हमने मार्क्स के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है, वो मार्क्सिस्ट स्कूल। फिर सब अल्टर्न हिस्ट्री और तीसरा है फेमिनिस्ट। अब आप सबको आइडिया है कि फेमिनिस्ट में क्या होगा, मार्क्सिस्ट में और सबल्टन में क्या है वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट में क्या था, दी कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने उसी की बात करी थी ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी। फिर उसके बाद क्लास स्ट्रगल की बात करी थी, याद है, क्लास स्ट्रगल की बात करी थी। Industrial relations were at the center of the writings of the Marxist historians. Accordingly, to analyze the impact of every social event, the significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the traditions within the caste system. मतलब ये लोग ना क्लास स्ट्रगल, कास्ट सिस्टम, ये सब के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ramcharan Sharma, Comrade Shripad Patil have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder of the Indian Communist Party. Primitive Communism to Slavery, the book written by him represents Marxist historiography. ये हमेशा किनकी बात करते हैं पता है, क्लासेस की बात करते हैं। थोड़ा मैं रिवीजन करा देती हूँ। उनका क्लास स्ट्रगल होता है, क्लास स्ट्रगल होता है मीनिंग मैंने बताया था, एक अपर क्लास होते हैं, फिर मिडिल क्लास होते हैं जो हम लोग हैं, और फिर उसके बाद लोअर क्लास होते हैं। तो क्लास स्ट्रगल कैसे होता है कि लोअर क्लास वाला हमेशा कोशिश करेगा कि मैं कैसे ना कैसे करके मिडिल क्लास में चला जाऊं, मिडिल क्लास का इंसान हमेशा ट्राई करेगा कि मैं अपर क्लास में चला जाऊं, और मीनवाइल जो रिच अपर क्लास है वो क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। तो ये होता है क्लास स्ट्रगल। तो इनको एक्सपोज करने का जो काम है वो कौन करता है, मार्क्सिस्ट लोग करने की कोशिश करते हैं। अब हिस्टोरियोग्राफी में कैसे कि ऑफ कोर्स इंडियन हिस्ट्री है तो क्या हुआ, क्लास स्ट्रगल तो हर सोसाइटी में होता है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, इन्होंने इंडियन सोसाइटी का जो भी क्लास स्ट्रगल था वो एक्सपोज किया कि कैसे अपर कास्ट वाले लोग या अपर क्लास वाले लोग जो है वो लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है।
अब कौन है, अब देखते हैं सबल्टन हिस्ट्री। सबल्टन हिस्ट्री क्या होता है वो देखते हैं। चलो, द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, मतलब मार्क्सिस्ट से ही निकल के आया कौन, सबल्टन हिस्ट्री। द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो है, ही वाज फॉलोअर ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है, is very important in developing the idea that the history should be written understanding the bottommost rank or the people of the society. In fact, subaltern means the bottommost rank, मतलब subaltern का मतलब क्या है, वो लोग जो लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं, ठीक है। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Ranjit Guha, an important historian, played a minor role in establishing subaltern history as a very important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern history, similar thoughts have been expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Baba Saheb Ambedkar. मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बाहर के कंट्री में बना था, हम बहुत पहले से इसके बारे में बात कर रहे थे, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। और ये कौन कर रहा था, ज्योतिराव फुले, और दूसरे थे हमारे ऑफ कोर्स बी आर अम्बेडकर। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र, शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, गुलामगिरी। He drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras done under the name of religion. The term Shudra and Atishudra indicates the bottommost rank of the caste system. The role of these people belonging to Dalit caste is very significant in shaping the various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. इनका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ये बहुत ही एक्सपोज करने में माहिर थे। तो अब किसको एक्सपोज करेंगे, पहला नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट क्यों, क्योंकि ये ऑफकोर्स अपने देश की गुणगान करेंगे, ये बताएंगे कि देखो देश का हिस्ट्री जो है कितना अमर है, कितना रिच है, ठीक है, आपको प्राउड करना चाहिए अपनी हिस्ट्री पे। ये कौन बोलता था, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी वाले लोग बोलते थे। और दूसरे थे कोलोनिस्ट। कोलोनिस्ट क्या करते थे, बताते थे कि हम बहुत अच्छे हैं और इंडियंस जो है वो बहुत ही तुच्छ प्रकार के लोग हैं। मगर हमें ये भी पता है कि इन्होंने भी कोई खास छोड़ा नहीं है लोअर क्लास वालों को। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी जो लोअर कास्ट थे उनसे भी बहुत काम करवा के लेते थे। तो ये यही कहते थे कि ना नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वाले जो थे वो क्लियर हिस्ट्री बता रहे हैं, ना ही जो कॉलोनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वाले हैं वो क्लियर हिस्ट्री बता रहे हैं। असली हिस्ट्री तो भैया मैं बताऊंगा मतलब कौन बताएगा, ये जो मार्क्सिस्ट और सबल्टन हिस्ट्री वाले लोग हैं ना, ये कह रहे थे कि असली हिस्ट्री तो हम बताएंगे कि हमने कितनी पीड़ा झेली है, राइट। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट बुक अबाउट इट। टू ऑफ दिस बुक who were the Shudras and the untouchables may be cited as the example of history of subaltern time. अब लास्ट हमारी है फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, ये हो जाएगा 10 मिनट में। फेमिनिस्ट हिस्ट्री ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स जो थे वो हिस्ट्री लिखते थे, तो वो अपने पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री लिखेंगे। वुमेन का जो पर्सपेक्टिव था वो हमेशा निग्लेक्ट होता था। तो इस फैक्ट को ये हाईलाइट करने लगे बहुत सारे लोग। और ऑल्सो इट वाज, और फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का मतलब क्या, ये नहीं है सिर्फ फीमेल लोग ही ये लिखेंगे, बहुत सारे मेल भी ऐसे थे जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे, जो उनके पर्सपेक्टिव से भी लिखते थे। So this is not limited to females only. Even there were some male personalities who were writing from feminist perspective. Okay, it was also necessary to rethink women's position in history. Among women authors writing women in 19th century, Tarabai Shinde was one of the foremost ones. She wrote attacking the male-dominant social system of the caste system. Her book स्त्री पुरुष तुलना सबसे important है, ठीक है। ताराबाई शिंदे, क्या लिखा इन्होंने, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1882, मतलब इन्होंने कब लिखा था, 1882 में, जब इंडिया मेडिवल से ट्रांजिशन हो रहा था मॉडर्न में। इट इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published. The High Caste Hindu Women
The feminist literature of the post-independence era conducted on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, मतलब उनकी जो दशा है, उनकी जो हालत है वर्क प्लेस में वो कैसी है उसके ऊपर वो बात करना उन्होंने शुरू किया था। तो आज की लड़कियों को ये याद रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट बिकॉज दैट यू लिव इन अ वेरी मॉडर्न सोसाइटी यू हैव ऑल द राइट्स, इट इज़ बिकॉज विमेन लाइक ताराबाई शिंदे, ऐसी औरतों ने हमारे राइट्स के लिए काम किया है, तब जाके मैं इतनी ओपनली यूट्यूब पे पढ़ा पा रही हूँ, बहुत लड़की स्कूल्स में जा रही है। इनको थैंक करना चाहिए कि जब उन्होंने एफर्ट्स लिए तब हमें ये करने मिल रहा है, राइट। Published feminist literature, Meera Kushambi's book Crossing Thresholds, feminist essay in social history of the importance. It contains essays of the lives of women Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor in India. A lot of literature available from the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, there have been a number of Indian historians who wrote about embracing a particular ideology, among them historians like Jagannath Sarkar, Surendranath Sen, फिर उसके बाद G.S. Sardesai and I can't see, ठीक है, रज्य सतकर, G.S. Sardesai, Trambak Shankar Sejwalkar are noteworthy. In this recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to history of modern India. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. तो इस वाले चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सबकी हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी। फिर हमने आइडियोलॉजीज के बारे में देखा, आइडियोलॉजीज कौन सी थी, पहली तो मार्क्स, फिर उसके बाद सबल्टर्न और फिर तीसरी थी फेमिनिस्ट। ये हमारा पूरा ये कोर्स में था, राइट। अब हम अगला जो देखेंगे वो हम देखेंगे अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम होगा, ऑलराइट। तो आप सबको अगर अच्छा लगा हो ये लेक्चर, इंटरेस्टिंग लगा हो ये लेक्चर, तो आई वांट यू गाइस, व्हाट इज रॉन्ग, I want you guys to first write all your doubts. Next, wait for my another lecture because I won't take it too long. Third, if you like it, share it, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगता है तो, और फिर उसके बाद लाइक भी कर दो, ओके, बिकॉज इट विल टेक नथिंग, इट विल हार्डली टेक 1 or 2 minutes ऑल्सो। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, क्या पता उनको मेरी टीचिंग अच्छी लग जाए या उनको समझ में आ जाए, या आपको ही समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है मेरे कंटेंट से या मेरी टीचिंग स्टाइल से, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ थैंक यू आपके टाइम के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और भारत माता की जय। ओके,